तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिकम्पोजर और उसमें मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगी कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और किस तरीके से डिकम्पोजर चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। तो सबसे पहले डिकम्पोजर पढ़ाने से पहले मैं आपको डिकम्पोज का मीनिंग समझाऊंगी। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि डिकम्पोज क्या होता है। डिकम्पोज का मतलब होता है अपघटन करना। क्या होता है? अपघटन करना। अपघटन से आप क्या समझते हो? इस चीजों को, जो वेस्ट चीजें होती हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? हमारा अपघटन। यानी कि चीजों को हमें स्पॉइल करना अपघटन कहलाता है। तो डिकम्पोजर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की चीजें हैं जो कि डिकम्पोजेबल होती हैं। देखिए फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप जानते हो कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। अर्थ पे क्या होते हैं? बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स। वो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जैसे जो कि पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? देखो, यहाँ पर पॉल्यूशन के काफी टाइप्स होते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि पॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहले हम पॉल्यूशन के टाइप्स पे ही डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ। मैंने बताया कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो चीज़ों को वेस्ट करना, जो चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं उनको क्या कहलाते हैं? हम डिकम्पोजर। तो पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताती हूँ। पहले मैं आपको पॉल्यूटेंट्स, देखो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? देखो, पॉल्यूशन होता है वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद आता है हमारा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रही हूँ आपको। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। क्या आता है? सॉइल पॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मतलब आपको पॉल्यूशन क्यों बता रही हूँ। मैं अभी बहुत क्लियर करती हूँ। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, मैं पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर करती हूँ अच्छे से, आप ध्यान से सुने जो भी मैं बता रही हूँ। तो देखो, पॉल्यूटेंट्स भी अभी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल मैंने अभी आपको बताया पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन स्टूडेंट, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये आपके प्रदूषण हैं। अब ये बताइए कि प्रदूषण किससे होता है? प्रदूषण होता है पॉल्यूटेंट से। वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है। जैसे वाटर में, जैसे रिवर्स हैं, तो रिवर्स के आगे हम नदियों के आगे हम क्या करेंगे? गार्बेज डालेंगे, कूड़ा करकट डालेंगे। नदियों में हम बाथिंग करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारा जो डिस्पोजेबल मटेरियल है वो वाटर के अंदर मिल रहा, तो वहाँ पर वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा। तो ये क्या हुआ? हमारा वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या हो गया? जब हमारी एयर है, एयर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, ठीक है। अब वो डस्ट किससे हो रही है? डस्ट हमारे जो धुआं निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, CO2 निकल रही है, उससे डस्ट हो रही है। सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है ईंटों के भट्टों से, उससे डस्ट हो रही है। और काफ़ी ऐसे हैं कि चीज़ों को हम बर्न कर रहे हैं, मोनोऑक्साइड निकल रही है, वो एयर में मिल रही है, तो उससे डस्ट हो रही है। तो एयर में डस्ट के पार्टिकल का मिलना क्या कहलाता है? हमारा एयर पॉल्यूशन। तो ये सारी बातें थी। अब आता है सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन कब फैलता है? देखो, सॉइल क्या होती है? हमारी मिट्टी,
तो मृदा प्रदूषण जिसे हम बोलते हैं, तो मृदा प्रदूषण कैसे फैलेगा? ये मृदा प्रदूषण हमारे डिकम्पोजर से रिलेटेड है। इसमें सारे पोल्यूशन में सॉइल पोल्यूशन हमारे डिकम्पोजर से रिलेटेड है, यानी कि अभी जो हम स्टडी करेंगे वो सॉइल पोल्यूशन की करेंगे, जो कि डिकम्पोजर और सॉइल पोल्यूशन आपस में बहुत डीपली एक दूसरे से रिलेटेड है। एक होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव जहाँ से भी रेडिएशन निकलता है, जैसे मशीनें चल रही हैं तो उनका रेडिएशन है, एक्सरे मशीन्स हैं उनका रेडिएशन है, तो काफ़ी ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि नॉइजमेंट करती हैं, उसको हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें मैं बताने वाली हूँ आपको सॉइल पोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं देखो सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन मृदा प्रदूषण जैसे मैंने बताया, अगर हम सॉइल कैसे हमारी पोल्यूट होगी, सॉइल अगर बाढ़ आएगी और पेड़ हम नहीं लगाएंगे तो मिट्टी सारी हमारी पानी में वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो वो वहाँ पर हमारा सॉइल का क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगी वो। तो अभी हमने बात करी कि डिकम्पोजर, तो वेयर वी फाउंड डिकम्पोजर, सबसे मेन चीज क्या उठती है कि वेयर वी फाउंड डिकम्पोजर, हम डिकम्पोजर कहाँ पर पाते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, ठीक है। वेयर वी फाउंड डिकम्पोजर्स, हम डिकम्पोजर कहाँ पर पाते हैं, कहाँ होते हैं डिकम्पोजर और क्या होते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर मतलब अपघटक, जो चीजों को विनाश कर देते हैं, चीजों को खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं। तो कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि डिकम्पोजिंग का काम करती हैं, और वेयर वी फाउंड डिकम्पोजर, मैंने सॉइल पोल्यूशन पढ़ाया आपको, तो सॉइल पोल्यूशन के अंदर ही डिकम्पोजर हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजर देखिए, डिकम्पोजर क्या होते हैं, देखो डिकम्पोजर होते हैं हमारी फंगी, फंगी जो होती है वो डिकम्पोजर है, अलगा जो होती है वो डिकम्पोजर है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर। तो जो चीजों को रिमूव करते हैं, बार बार बता रही हूँ, वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। फंगी डिकम्पोजर है, अलगा डिकम्पोजर है, बैक्टीरिया डिकम्पोजर है। तो ये सारे मेनली किस में पाए जाते हैं, मिट्टी में, मेनली फाउंड इन सॉइल। द डिकम्पोजर इज मेनली फाउंड इन सॉइल। द नोट कर दीजिए पॉइंट, द डिकम्पोजर्स आर मेनली फाउंड, मेनली वर्ड मैंने इसमें लगाया है, अभी इसको क्लियर करती हूँ मैं, मेनली फाउंड इन सॉइल। डिकम्पोजर जो होते हैं वो मेनली फाउंड इन सॉइल, सॉइल में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें डिकम्पोजर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होते हैं। समझ में आया आपके? वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉइल में डिकम्पोजिंग करने का काम करते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमें जो क्रॉप्स होती हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, मेनली फाउंड, वेयर वी फाउंड डिकम्पोजर। अगर क्वेश्चन ये होता है कि डिकम्पोजर कहाँ मिलते हैं, तो द डिकम्पोजर आर मेनली फाउंड इन सॉइल। डिकम्पोजर हमको मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से मिलते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होते हैं, व्हाट इज डिकम्पोजर, क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज डिकम्पोजर। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज डिकम्पोजर, फिर से एक बार आपको एज ए क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, देखिए, व्हाट इज डिकम्पोजर, व्हाट इज डिकम्पोजर। Decomposers are tiny organism। क्या होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर जो होते हैं वो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली फाउंड इन सॉइल। कहाँ पर मिलते हैं हमें, सॉइल में। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ डिकम्पोजर, what is the main work of decomposer, what is the main work
डिकम्पोजर्स। मेन वर्क क्या होता है डिकम्पोजर का, क्या होता है मेन काम, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ डिकम्पोजर? Decomposers mainly main ly mainly decompose the things, decompose the biodegradable waste. Decomposer mainly decompose the biodegradable waste, biodegradable waste। क्या करते हैं डिकम्पोजर? बायोडेग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि अपघटित कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं रहते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आए होंगे आपको। व्हाट इज डिकम्पोजर? डिकम्पोजर क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जीवधारी होते हैं। मेनली फाउंड इन सॉइल, जो कि मुख्यतः मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है आगे। डिकम्पोजर्स मेनली डिकम्पोज द बायोडेग्रेडेबल वेस्ट। अब स्टूडेंट आप जानते होंगे कि बायोडेग्रेडेबल क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ कि बायोडेग्रेडेबल और नॉन बायोडेग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जिसको डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको डिकम्पोजर के बारे में क्लियर करूँगी कि डिकम्पोजर एक्चुअल में कहाँ होती है और कैसे बन जाती है। देखो फ्रेंड्स, आपने ये ब्रेड का एक स्लाइस लिया, ठीक है, ये स्लाइस है आपके पास ब्रेड का। ये स्लाइस आपने ब्रेड का लिया और इस स्लाइस को आपने ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा, या रेस्पिरेशन के चैप्टर में मैं बताऊंगी। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं स्टूडेंट। एक वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिया जाता है, ठीक है, और एक वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये तो O2 की क्या हो जाएगी हमारी प्रेजेंस। यहाँ O2 की प्रेजेंस में जो लेंगे हम, वो हमारा क्या कहलाएगा? जो O2 की प्रेजेंस में हमने लिया वो रेस्पिरेशन हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा। क्या कराएगा? वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो मैंने O2 की अनुपस्थिति में लिया, यानी कि अब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, अब्सेंस ऑफ O2 की अनुपस्थिति में लिया, प्रेजेंस ऑफ O2 और अब्सेंस ऑफ O2। प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक रेस्पिरेशन और अब्सेंस ऑफ O2 एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा वो? एनारोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ो स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और जिसमें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है स्टूडेंट, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन अब्सेंस ऑफ O2 होता है। यानी कि O2 की जब आप अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन हो गया स्टूडेंट हमारा ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन जब हम करते हैं O2 की अनुपस्थिति में, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं O2 की उपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ O2, तो वो होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग इन सांस लेना एंड ब्रीथिंग आउट सांस छोड़ना। तो ये कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है हमारा सारा? रेस्पिरेशन। ये सब रेस्पिरेशन है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत
तो इम्पॉर्टेंट और जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो प्रोवाइड कराती हूँ मटेरियल, वो मेरा मेन एम जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज के पॉइंट बताना होता है। आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको मजबूत करना होता है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपकी नॉलेज जो है वो अपडेट होती रहे। तो बता दिया मैंने आपको एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन कीजिए। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिकम्पोजर कैसे बनते हैं और कैसे चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इसको बताने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर ये ब्रेड है मेरे पास। अब इस ब्रेड को मैं क्या करती हूँ कि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको निकाला, खाया, फ्रिज में रख दिया, उसके बाद से फिर से निकाला इस ब्रेड को मैंने, और इसे फ्रिज में ना रख के मैंने एक पॉलीथीन ली और उस पॉलीथीन के अंदर मैंने इस ब्रेड को डाल के उसकी नॉट लगा दी और टाइट कर दी, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट, उस पॉलीथीन में मैंने डाल के नॉट लगा दी, उसकी थैली की नॉट लगा दी, तो क्या वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है? नहीं है उपस्थित। आप थोड़े दिन के लिए से ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे 2 या 3 डेज, after 2 or 3 days you have observed the slice of the bread filled up with green dot। ये क्या बोलेंगे हमारे ग्रीन डॉट। आप थैली का मुंह खोलेंगे और ब्रेड निकालेंगे, स्लाइस निकालेंगे, या तो ये क्या बोलेंगे हमारे ग्रीन डॉट। स्टूडेंट, ये ग्रीन डॉट जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये क्या है हमारे बैक्टीरिया। क्या है हमारी बैक्टीरिया, यानी कि डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर वहाँ कब आए? ये डिकम्पोजर जब आए जब इनको वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली, यानी कि डिकम्पोजर कब बने? जब उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो वहाँ पर हमारे डिकम्पोजर बन गए। अब ये डिकम्पोजर वहाँ पर क्रिएट हो गया। अब ये तो ये क्या है हमारे बैक्टीरिया, इस पे ये बैक्टीरिया आ गए। देखा कभी ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं अपने, और ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया अगर इस ब्रेड को आप क्या खा लेंगे तो क्या होगा? अगर इस ब्रेड को आपने खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझ में आया आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो किस वजह से होती है? वो इसी वजह से होती है। हमें बासी खाना क्यों नहीं खाना चाहिए अनफ्रेश? इसी नहीं है क्योंकि हो सकता है उसमें बैक्टीरिया। देखो फ्रेंड्स, याद रखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पे लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को कोई असर नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि हमने इस चीज़ को, ये फ्रेश है, हमने इसको फ्रीजिंग करा हुआ है, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का कुछ बैक्टीरिया पर या कुछ डिकम्पोजर पर कोई असर नहीं होता। हाई बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर वो खो जाते हैं। कुछ लोग फ्रीजिंग करके सोचते हैं कि शायद हमने इस चीज़ को, ये फ्रेश है और हमने इसे बनाया है तो ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया जो है वो कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया, नॉट एवरी बैक्टीरिया बट सम बैक्टीरिया हैव नो इफेक्ट ऑफ लो एंड हाई टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा डिकम्पोजर है, ठीक है। ये सारे क्या हुए हमारे डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर वहाँ पर क्यों आए? ये डिकम्पोजर इस ब्रेड को वहाँ पर स्पॉइल करने आए, तो यानी कि इसका मतलब ये इसको डिकम्पोज कर देंगे पूरा खाते। और यहाँ पर ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देंगे पूरी तरीके से, ब्रेड को स्पॉइल कर देंगे। ये अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ये बहुत टाइनी दिखेंगे। ऐसे हमें देखने पर ये नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम इन्हें देखेंगे माइक्रोस्कोप से हमें पता लगेगा कि हाँ इसमें बैक्टीरिया है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिंग का काम। ये वहाँ पर कब आए? ये वहाँ जब आए जब वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो वहाँ पर इन्होंने रेस्पिरेट करा, ठीक है। तो ये किस टाइप का बैक्टीरिया है हमारा? ये हमारा बैक्टीरिया है टाइप का फंगस और फंगस की कैटेगरी में हम इसे रखेंगे। क्या रखेंगे? फंगस या अलगा, ये हम इसको बोल सकते हैं। जो अलगा होती है फंगस, ये इस टाइप के बैक्टीरिया होती है। तो फंगस और अलगा क्या है? हमारे टाइप के बैक्टीरिया है और एक डिकम्पोजर। क्या है? डिकम्पोजर। तो ये क्या है हमारे? फंगस। ये जो इस पर उगी है ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? फंगस। अब देखिए अलगा मैं बताती हूँ, जो ये भी डिकम्पोजर है, यानी कि अलगा भी डिकम्पोजर है और हमारा फंगस भी डिकम्पोजर है। तो ये जो फंगस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अलगा के बारे में बताती हूँ आपको। देखिए अलगा क्या होती है?
हरे कबाब और अलगा क्या होते हैं हमारे शवाब। तो ये हरे शवाब होते हैं, ग्रीन अलगा, ब्लू ग्रीन अलगा, ये आपके होते हैं अलगा। तो ग्रीन अलगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगा, ब्लू ग्रीन अलगा, ठीक है, रेड अलगा। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, इसके टाइप है अलगा के, ग्रीन अलगा, ब्लू ग्रीन अलगा, ये दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप है, और रेड अलगा। ये मैं आपको बताऊंगी कि अलगा क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो कि मेरा वीडियो होगा। ये मेरा वीडियो था डिकम्पोजर पार्ट 1। ये काफी लंबा चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें मैंने केवल आपको अभी इंट्रोडक्शन कराया है। डिकम्पोजर पार्ट 1, ये पार्ट 1 था, और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी डिकम्पोजर पार्ट 2। तो जल्द ही वो वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर ये आपके बैक्टीरिया आ गए, और ये फंगस डिकम्पोजर, और अलगा डिकम्पोजर। ये क्या होगा हमारे डिकम्पोजर, दोनों बोथ आर डिकम्पोजर, फंगस एंड अलगा बोथ आर डिकम्पोजर। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे अलगा शिवा, और फंगस क्या है हमारे कबाब। तो समझ आ गया आपको ये सारा। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि मिट्टी के अंदर किस तरीके से हमारे अलगा पाए जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं कैसे डिस्पोज होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डिकम्पोजर पार्ट 2 वीडियो मेरा होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, अब क्या होता है, मैं आपको क्या बताती हूँ। मैंने बताया कि ये जो डिकम्पोजर होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं। ये डिकम्पोजर मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर। ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर। फ्रेंड्स, आपके पास ये एक पॉट है, ये पॉट है आपके पास, ठीक है। ये पॉट मिट्टी का पॉट है, इसमें आपने प्लांट लगा रखा है। सुनते रहना ध्यान से, ये प्लांट लगा रखा है। अब मान लीजिए आपके पास अचानक से एक लीजर्ड आ जाती है, ठीक है। आपने उस लीजर्ड को मार दिया, ठीक है। अब वो लीजर्ड को आपने किल करने के बाद क्या करा, ये जो ये मिट्टी है जिसके अंदर हमारी सॉइल भरी हुई है, इसमें आपने इसको मिला दिया। कुछ टाइम पे आप जब मिट्टी को देखेंगे, मतलब जब मिट्टी को पोर करेंगे, आप उसको उड़ेंगे मिट्टी को, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो लीजर्ड आपको नहीं मिलेगी। तो लीजर्ड कहाँ चली गई, लीजर्ड को मिट्टी के अंदर प्रेजेंट जो हमारे डिकम्पोजर हैं, यानी कि बैक्टीरिया हैं या अलगा है, जो भी है, उन्होंने उसको क्या कर दिया, वहाँ पर डिकम्पोज कर दिया, उसको मार दिया, ठीक है। वहाँ पर वो उसको खा गया, इसलिए वो हमें नहीं मिलेगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी वीडियो आपको साइंस से रिलेटेड चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट करें। और आई again requesting you that please share, like and comment, and don't forget to put up the bell icon. Thank you for